हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को जो है मैं बिज़नेस लॉ के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सबकी हेल्पफुल हो जाए एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका अगस्त में है। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है और आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये मैं DOSOL की जो है बुक की कंटेंट से ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझ भी सकें, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसे आप चेक भी कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसमें चेक करते हैं कैसा क्या चीज़ इसमें और करना चाहिए जिसके रिगार्डिंग हमारा काम। ये क्वेश्चन हमेशा राइज होता है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट। यानी देखो क्या होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है और फिर जब एग्रीमेंट को कोर्ट से परमिशन मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तब बनता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? इसका आंसर जो है वो है नो, ना जी ना। ठीक है, इसकी वजह ये है कि कुछ एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि भाई ये ले, तेरे को मैं एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको गोली मारनी है। ठीक है, अभी ये एग्रीमेंट इलीगल है, या मैं कह दूं कि चल यार एक चोरी करना है, हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो इस एग्रीमेंट को इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। और इलीगल एग्रीमेंट को कोर्ट तो परमिशन देगा ही नहीं, और जब कोर्ट परमिशन देगा नहीं तो आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो वैलिड एग्रीमेंट है, देखो वैलिड एग्रीमेंट ही वैलिड माना जाएगा। जो वॉइड है, जो पहले से ही इलीगल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो इसका जो जवाब है वो है नो, क्योंकि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कॉन्ट्रैक्ट, देन एग्रीमेंट इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, अब्सेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें से लीगल ऑब्लिगेशन में अगर कोई भी चीज़ मिसिंग, आगे मैं बताऊंगा लीगल ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीज़ें आता है। तो ये सारी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टुगेदर फॉर वॉक और सिनेमा सो डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्या होता है लीगल ऑब्लिगेशन के लिए? दो इंसान जैसे ए और बी है, दोनों लीगल होने चाहिए। ठीक है, हम किसी ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो एक लीगल है, इलीगल नहीं है। और ऐसे भी कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे सपोज करो हस्बैंड ने शाम 5 बजे, ठीक है, 5 PM अपनी वाइफ को फ़ोन करके कहता है कि आज तुम 9 बजे तैयार रहना, हम मूवी देखने चलेंगे। ठीक है ना, मूवी के लिए। अब ऑफिस में काम इतना पड़ गया कि वो बंदा 10 बजे घर आया। अब 10 बजे घर आया तो बीवी जो है वो गुस्से में लाल टमाटर की तरह, और फिर उसको वो अगर केस करेगी तो पहली चीज़ कोर्ट कहेगा भाई सुन मेरी बात, तुम्हारे बीच कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम हस्बैंड वाइफ हो, एज अ सोशल रिलेशनशिप है। ठीक है, सोशल कह दो या लव अफेक्शन कह दो। ठीक है, ये हम इसमें कह सकते हैं। तो आपका जो है जो दो पर्सन है वो आप एक ही में ही हो, आप घर के लोग हो, इसीलिए आपके बीच कोई कांटेक्ट नहीं। आप छोटी सी मूवी देखने नहीं गया तो तुम क्या इस पे केस कर दोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कि हमारे बीच जो है एक तरीके से कह सकते हैं लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये हो गया। एक केस है बल्फर वर्सेस बल्फर। अगर आप इसमें देखोगे ना, बल्फर वर्सेस बल्फर एक केस है। ठीक है, तो कि बल्फर वर्सेस बल्फर एक केस है जो 1919 में आया था। आप इस केस को बस आप समझ लो, अगर आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते तो भाई आप स्टोरी समझ लो और उस हिसाब से आप कुछ भी बना के लिख देना। इसमें कहता है कि बल्फर जो है अपनी वाइफ को, जो कि इंग्लैंड में रहती है, ऑन मेडिकल ग्राउंड ही लेफ्ट साइक्लोन।
ठीक है ना, वो वहीं इंग्लैंड में छोड़ के, और ये जो है अपने अपॉइंटमेंट के लिए दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन ही हैड प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस करता है कि वो 30 पाउंड जो है वो भेजेगा पर मंथ टू हिज वाइफ शी रिटर्न, ठीक है ना, अनटिल शी रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो हर महीने 30 पाउंड जो है वो मंथली भेजेगा। अब वही वाली बात है, बंदा बाद में भेजा ही नहीं, ठीक है ना। Sending money to her and decided to live apart. The wife sued the husband for the recovery of amount promised for on ground of her consent. क्योंकि जब वो वहाँ गया तो उसने पैसा देना बंद कर दिया, तो उस बेस पे जो कहा गया, कोर्ट ने कहा गया कि कोर्ट डिड नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ वाइफ एंड डिसमिस हर क्लेम। इट हेल्ड दैट इट वाज ओनली डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट यानी पारिवारिक तरह से कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर केस को खारिज कर दिया गया। तो ये केस था जिसके रिगार्डिंग, अब मैंने क्या ना हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग बात नहीं बनती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी वेरी, जितना आप वेरी लगाना चाहते हैं लगा लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इसमें कि एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो वास्तव में कह सकते हैं हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसे कोर्ट के तरीके से मान्यता मिल गई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें से आप 7 याद करो, खैर याद तो आप सारे कर सकते हो, लेकिन आपको मैं कहूँ जो जो आपको याद होने चाहिए वो है एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट, फ्री कंसेंट, कंपोनेंट पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हैं। और इस 7 पॉइंट को आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपको तो भाई 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और याद रखना ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे अगर आप सही से करोगे तो 2 से 3 पेज तो आपके आराम से भर सकते हैं, ठीक है ना, आप पेज आप भर के आ सकते हो पेपर में। तो क्या क्या पॉइंट है हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, और मैं मार्क कर देता हूँ। आप अपनी कॉपी में, मैंने क्या कहा था, जब भी मैं आपको कोई वीडियोस वगैरह कराऊँ तो आपका काम होगा कि आप जो है कॉपी पेन लेके ये सारी चीज़ें नोट कर लें। तो पहला कह रहा है एग्रीमेंट, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें सबसे पहले एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एग्रीमेंट के लिए ऑफ़र, जिसको हम प्रपोज़ल के नाम से भी जानते हैं, ऑफ़र और प्रपोज़ल दोनों एक होता है, तो एग्रीमेंट होने के लिए प्रपोज़ल और ऑफ़र होना ज़रूरी है। अब आपको ये नहीं पता ऑफ़र क्या होता है, प्रपोज़ल क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं इसका जो प्लेलिस्ट का जो है वीडियो के एंड में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एग्रीमेंट होने के लिए पहले ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जब ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कि अभी एग्रीमेंट कौन से डेफिनेशन में आता है, अगर कोई बता सकता है तो बता दो, अदरवाइज़ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सेक्शन आप चेक कर सकते हैं कि एग्रीमेंट कह रहा है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। यानी अगर मैं कोई भी प्रॉमिस कर रहा हूँ सामने वाले को कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा, जिसके लिए अगर हाँ के लिए बोला है तो हाँ, ना के लिए बोला है ना, तो मतलब सामने वाला एग्री हो रहा है और बदले में वो कुछ पे भी कर रहा है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज़ रिटर्न, कि मैं अगर आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो बदले में आप मुझे क्या रिटर्न कर रहे हो, उसको कहते हैं समथिंग इज़ रिटर्न, ठीक है। मैंने आपको कार दिया, आप बदले में मेरे को 1 लाख रुपए रिटर्न कर रहे हो ना, तो ओबियसली कॉल्ड अ कंसीडरेशन, ठीक है। चलो ये वाली आम आपको समझ में आ गया है, आप इतना पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ तक लिख लो तो भी ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल आप देख लेना, अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्ज़ाम्पल तो यहाँ लिखा नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप वो पॉइंट लिख लो जहाँ तक मैंने आपको मार्क कर दिया। सेकंड में एग्ज़ाम्पल है, सेकंड वाला एग्ज़ाम्पल लिख लें। कह रहा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था हस्बैंड वाइफ के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि वो डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक के अंदर पारिवारिक, ठीक है ना, सोशल, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हम जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एग्रीमेंट आगे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो दोनों पार्टी जो है उनके बीच एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप व्हेन अ एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द पार्टी देयर इंटेंशन शुड बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल था कि यहाँ लिखा, ये आप एग्जांपल पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद आप ये एग्जांपल पूरा लिख सकते हैं कि अ हस्बैंड मेड अ प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ 30, ठीक है ना, पाउंड एवरी मंथ डोमेस्टिक एक्सपेंस। सम टाइम लेटर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट एंड द हस्बैंड स्टॉपेड टू पे मंथली एक्सपेंस। Subsequently, wife failed shoe for allowances expense और it that, मैं पहले से मिटा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई क्या उसके बाद held that it was a domestic agreement and outside the contract, ठीक है ना। और ये केस हमने ऑलरेडी पढ़ा था बल्फर वर्सेस बल्फर में ऊपर की साइड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट का मतलब होता है सेम सेंस और सेम थिंग होनी चाहिए जिनके बीच हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं इसको आप इस तरीके से समझा दो। जैसे सपोज़ करो किसी के माइंड, अब दो इंसान हैं, दोनों का माइंड एक जैसा होना भी ज़रूरी है कि सपोज़ करो ए और ये बी है। ए के पास दो कार है, जो कार है वो दो है, एक है रेड और एक है ब्लैक, ठीक है। ए कह रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहा है कि मैं अपना रेड कार बेच रहा हूँ, जो इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है उस तरीके से ही है, ठीक है ना। और बी को पता है कि बी ए के पास सिर्फ एक ही कार है, ओनली ब्लैक, बट ए के पास तो दो कार है, रेड और ब्लैक, और वो बेच कौन सा रहा है, रेड, और इसे लगा ये ब्लैक बेच रहा है। तो इसका मतलब है इनके बीच जो सेंस है वो सेम नहीं है, तो वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और कोई अगर आपको कोयर्सन हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉडली अगर आपसे कोई चीज़ को सहमति यानी कंसेंट ले रहा है, क्योंकि आपकी कंसेंट है नहीं वहाँ पे, आपसे ज़बरदस्ती अगर कोई कंसेंट ले रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कंसेंट ले रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि हाँ, ये पहले तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल ए हैज़ टू कार, वन ब्लू एंड अदर रेड, कोई बात नहीं। ही वॉन्ट टू सेल हिज ब्लू कार बी एंड हु नो ओनली ए इज़ रेड कार, जो कि बी को पता है कि ए के पास सिर्फ रेड कार है, जबकि ए के पास ब्लू और रेड दोनों हैं, लेकिन ए जो है वो सिर्फ ब्लू कार बेच रहा है, और बी को लग रहा है नहीं जी इसके पास रेड ही कार है और वो सिर्फ रेड बेच रहा है। तो ऑफर परचेज अ कार 20,000, ए एक्सेप्ट द ऑफर थिंकिंग दैट ब्लू कार, ठीक है ना। और ए ने ऑफ़र इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उसको लगा क्योंकि मैंने एडवर्टाइजमेंट ब्लू कार के लिए किया है, सामने वाले ने भी कह दिया हाँ चलो भाई ब्लू कार ये के लिए उसने एक्सेप्ट किया होगा तो मैं भी एग्री कर देता हूँ, तो उसने एग्री कर दिया। लेकिन बाद में पता चला, ठीक है ना, कि वो कार अलग थी। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कि कंसेंट बिकॉज ऑफ बोथ पार्टी नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बी साइड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ वैलिड नॉट ओनली कंसेंट इज मस्ट बी फ्री। यहाँ तक आप देख सकते हो कि कंसेंट जो है फ्रीली होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं जी वो ये कार बेच रहा है वो कार बेच रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही अपने कॉपी में नोट करना है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी क्षमता है भी कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता के लिए सबसे पहले वो 18 साल का होना चाहिए। दो, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब है पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, और किसी चीज़ में वो सज़ा ना काटा हो, यानी जेल से वो फ्रॉड के केस में आया और आपने जो है उससे दोबारा कांटेक्ट कर लिया, उसने दोबारा फ्रॉड कर दिया आपसे, फिर आप भटक रहे हो कि अरे भैया इसने फ्रॉड कर लिया, जब आपको पता है कि वो फ्रॉड के केस में सज़ा काट के आया है और आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ऑब्वियसली फिर तो आप ही की गलती है। तो ये तीन केस में कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफ क्षमता जिसे हम कहते हैं पार्टी की क्षमता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की।
ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है ना। और फिर भी अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि एवरी पर्सन इज़ अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, और एज ऑफ मेजॉरिटी कितना होता है, 18 साल, बाकी सारे माइनर होते हैं। ही इज़ द सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड जैसे मैंने बोला था वो नहीं होना चाहिए। ये साउंड माइंड अनसाउंड माइंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ठीक है ना, और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ये सारी कहानी इसमें मैंने इसमें बता दी है। यहाँ तक आप इसे मार्क कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से आपका काम हो जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अभी मैंने बोला कि समथिंग इज़ रिटर्न, कि मैं अगर आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ, सपोज़ करो मैं आपको कार 1 लाख रुपए की दे रहा हूँ और आप मुझे सिर्फ 1 रुपये दे रहे हो, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, ओनली 1 रुपीज़। अब 1 रुपये दोगे तो ये लॉफुल तो नहीं हुआ ना, आप ये कह रहे हो नहीं मैंने दिया तो, अब 1 रुपये दोगे 1 लाख के बदले या 10,000 रुपये दोगे 1 लाख के बदले, तो वहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है प्रोमिसर, यानी जिसने कार बेचा है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं प्रोमिसर, यानी जो ऑफ़र करता है एक तरीके से वो प्रोमिसर हो गया, और जिसके अगेंस्ट जिसने एक्सेप्ट किया उसको कहते हैं प्रोमिसी। तो प्रोमिसर के बिहाफ पे ही होना चाहिए कि प्रोमिसर ने क्या कंडीशन रखी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया समथिंग इन रिटर्न, यानी जो भी आप दे रहे हो वो समथिंग रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बाउंड है, कंसिडरेशन इज पेड बाय द प्रोमिसी, यानी और ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर, कि प्रोमिसर के बिहाफ पे बात करता है कि प्रोमिसर को क्या चाहिए। प्रोमिसर ने बोला 1 लाख रुपए चाहिए कार के बदले, तो आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर सम ऑफ ₹10,000 फॉर ए प्रॉमिस द कंसिडरेशन इज एम सम 10,000 वेल फॉर बी प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन यहाँ पे एक बी के लिए कार होगी और सामने वाले के लिए 10,000 की, ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, तीसरा एफ वाला पॉइंट जो है, तीसरा कह रहा हूँ मैं, एफ वाला पॉइंट इसमें कह रहा है लीगल ऑब्जेक्ट, जो भी हम काम करें लीगल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए। अब जैसे ये कह रहा है कि ए एग्री टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी, ए नो दैट कि जो गुड्स है वो स्मगलिंग का है। स्मगलिंग का मतलब जानते हो ना, कि एक तरीके से स्मगलिंग हो रही है ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है अनलॉफुल है और नॉट इन्फोर्सेबल, कोर्ट इसको इजाज़त ही नहीं देगा। पहली चीज़ स्मगलिंग वाली चीज़ें हैं तो इसमें कोर्ट कहाँ से परमिशन देगा, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि जो भी अगर हम कोई भी जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करें वो लॉफुल होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट है सर्टेन पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। देखो भाई, परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए और एक तरीके से कह दें कि सामने वाला कर सके, पॉसिबिलिटी होना चाहिए करने का। अगर इम्पॉसिबल अगर परफॉर्मेंस हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई, बार बार ए बी सी नहीं ले रहा मैं, एक्स वाई, एक्स कह रहा है, एक्स का ये जो वाई है, वाई का जो एक तरीके से कह सकते हैं फादर, फादर कहता है कि अगर एक्स वाई से शादी करेगा तो एक्स को मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब इस केस में वाई मर जाती है, ठीक है। अब वाई मर गई तो अभी एक्स तो शादी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, क्योंकि वो कैसे परफॉर्मेंस कर ले, क्योंकि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट यानी जिससे वो शादी कर रहा है वो तो मर गया। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हो जाता है वॉइड हो जाता है, ठीक है ना। इस केस में हम ये बोलेंगे कि ये वॉइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं द एग्रीमेंट इंटर इनटू पार्टी मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए और इंडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है ना। इनडिफाइंड जिसे कहते हैं कि द, और आगे 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 इसमें एग्जांपल आप प्रॉपरली देख सकते हो। एग्जांपल कह रहा है ए एग्री टू सेल टू बी 1,000 मीटर ऑफ क्लॉथ डज इंडिकेट दैट काइंड ऑफ क्लॉथ इंटेंड टू बी सोल्ड, द एग्रीमेंट इज वॉइड, अनफोर्सेबल बिकॉज इट अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। ए एग्री टू सेल 1,000 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड दिस डज नॉट इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना।
अब ये नहीं पता कि भाई किस टाइप का कपड़ा एक तरीके से बेचना है। तो ये सीधी सी बात है, आप ये बताओ सर्टेन बताओ ना सारी की कहानी कहानी, कि अगर आपको क्लॉथ चाहिए तो कौन सा चाहिए। आपको ये भी तो मेंशन करने का कॉटन चाहिए या और किसी वैरायटी का, तो आप पहले मेंशन करो। इसको सर्टेन बोलते हैं कि आपने जो चीज़ डिमांड की, आपने कहा भाई 100 मीटर क्लॉथ चाहिए, अब कौन सा चाहिए ये भी तो बताओ। तो अगर आपका काम पूरा सर्टेन है तो ही हम इस चीज़ पे कर सकते हैं। तो खैर आपको ये कहानी भी आपको समझ में आई, आप एक एग्जांपल लिख सकते हो अपनी कॉपी में। और ये आप नोट्स बनाते रहो भाई, नोट्स बनाओगे। टारगेट है, अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिया आपके 75% आ सकते हैं। और ये टारगेट मैं इसीलिए सेट कर रहा हूँ कि आपके 75% मार्क्स आ जाए DOSOL में। कोई इतनी डिटेल में पढ़ाता नहीं है, आप जाके एक बार चेक कर लेना कि कोई सी भी वीडियो चेक कर लो, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ा रहा हूँ मैं तो आप आराम से इस चीज़ को देख लो। अच्छा, उसके बाद काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें आपका शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई लॉन्ग नहीं, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल तो नहीं है, इसे रहने दो। आपको जो जो चीज़ें करनी है वही 1 2 3, तीन ये हो गया, तीन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, ये दोनों एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये दोनों इम्पोर्ट, इसको आप 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लो। और एग्जीक्यूटेड ये चलो समझा देता हूँ मैं। खैर ये चैप्टर मैं ख़त्म कर देता हूँ आज, कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, तो ताकि इसमें देख सकें कि क्या क्या है। तो 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें जितने भी एसेंशियल एलिमेंट मैंने जो बताए थे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने चाहिए, जैसे एग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें अभी मैंने जो आपको पूरी कहानी सुनाई वही तो था एसेंशियल एलिमेंट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगी। तो ये कह रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर सेटिस्फाई एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जो कि एक लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल हो सकती है, ठीक है ना। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, उनको वॉइड कहते हैं, ठीक है ना। भाई अगर जो एग्री हो गया वो वैलिड, और जो नहीं हुआ वो, ठीक है ना, इनवैलिड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखो कि x बाय एक्सरसाइजिंग कोएर्सन ओवर y। कोएर्सन का मतलब होता है एक तरीके से सामने वाले को डराना धमकाना। तो x ने जो है y को धमका के हिम एग्री टू सेल हिज हाउस 50,000, और उसे धमका के एक तरह से कह सकते हैं उसके हाउस को 50,000 रुपये में ख़रीद लिया। 50,000 वाला सॉरी, वर्थ जिसका 50,000 था 1,000 में, ठीक है ना। द एग्रीमेंट इज़ अ वॉइडेबल, ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल है। ऑप्शन 2 वाई, आगे मैं समझाऊंगा वॉइडेबल क्या होता है, ठीक है ना, एक एक करके आपको समझाऊंगा। डिसाइडेड बाय रिसाइडिंग, क्योंकि आपको कोई किसी को धमका के अगर किसी से साइन करवाओगे तो वो फ्री कंसेंट थोड़ी है। सामने वाले जब एग्री नहीं करना चाहता, अगर 50,000 का है, सामने वाले को 1,000 रुपये दे के अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वॉइड ही हो जाएगा ना। तो ये एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ओके, तो खैर आगे मैं इसके बारे में प्रॉपर इसमें बताऊंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो शुरू से ही, जब एग्रीमेंट बना तब से ही वॉइड है, ठीक है ना। जब एग्रीमेंट बना तब से ही क्या है, ये वॉइड है। जैसे सपोज करो अगर आप एक 16 साल के बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या, एक तरीके से पहले एग्रीमेंट ही करोगे ना, कि अगर आपने किसी 16 साल के बच्चे से एग्रीमेंट कर लिया कि ऐसा करो भाई, ये तेरे पास फ़ोन है ना, चल मेरे को बेच दे 5,000 रुपये में, आजा एक एग्रीमेंट करते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, उसको तो कुछ पता नहीं है। अब वो बंदा कहता हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतने पैसे बहुत हैं, तो वो कर लेता है। तब ये बताओ छोटे बच्चे, एक तो पहली चीज़ माइनर है, कैपेसिटी तो नहीं थी उसको, ठीक है ना, जो कि हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कैपेसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में अगर आप माइनर से कर रहे हो तो
कॉन्ट्रैक्ट तो बात की छोड़ो, पहले एग्रीमेंट ही आपका वैलिड नहीं है, एग्रीमेंट को पहले वैलिड करो, ठीक है ना। कि वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा है कि ए एग्री विद बी टू ड्रू टू पैरेलल लाइन, ठीक है, दो पैरेलल लाइन खींचनी है इन अ सच अ वे दैट क्रॉस सो दैट दे क्रॉस ईच अदर फॉर कंसिडरेशन 500। अब आपसे पैरेलल लाइन भी खिंचवा रहा है और कह रहा है कि ये जो है एक दूसरे को क्रॉस भी करनी चाहिए। अब आप भी बताओ, कोई दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकती। आप रेल की पटरी देख लो, ठीक है ना, कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं सकते और वो कह रहा है भाई क्रॉस करनी चाहिए, तो भाई यहाँ तो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल है तो एग्रीमेंट तो अभी इम्पॉसिबल, तो इसलिए वॉइड है। यानी एग्रीमेंट जो पहले से ही है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कोर्ट का एक तरीके से परमिशन मिल जाना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अबे भाई जब यहाँ पर ही वॉइड है तो आगे जाएगा तो वो तो वॉइड ही हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ वॉइड है आगे जाके तो वॉइड हो जाएगा, इसीलिए ये वॉइड शुरू से है। ये पेपर में पूछता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट्स को देख लो और आप कॉपी में नोट कर लो। आपने पहली चीज़ ऐसे तो लिखना नहीं है, ठीक है ना, आपने एक बॉक्स बनाना है, एक तरफ वॉइड एग्रीमेंट लिखना है और एक तरफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। तो कह रहा है वॉइड एग्रीमेंट इज़ अ वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। अभी मैंने आपको बताया ना बिगनिंग, जिसको हम एक लैटिन वर्ड कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, ठीक है ना, यानी फ्रॉम दी बिगनिंग, शुरू से ही क्या है, वॉइड है, ओके। और लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले तो वैलिड होता है, लेकिन किसी सर्कमस्टेंस की वजह से वो जो है बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी पहले वो वैलिड रहता है। अभी जैसे मैं सपोज़ करूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं एग्री वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल नॉर्मली दूँ कि जैसे अभी मैंने कहा ए बी दोनों 18 साल के हैं, अब वो इससे शादी कर रहे हैं, तो यहाँ तक एग्रीमेंट तो वैलिड माना गया, ठीक है, और कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया। लेकिन बाद में अगर बी मर जाता है, डाई हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, क्योंकि जिससे वो शादी कर रहा है वो तो मर गया। अब वो मर गया, पहले तो वैलिड था क्योंकि भाई ये दोनों जिंदा थे, उनमें से एक मर गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। तो इसीलिए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन किसी सरकमस्टेंस की वजह से या किसी कारण की वजह से वो बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके वजह से हम उसे वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, उसमें एक बार आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं होता है, यहाँ से नहीं होता है, तो भाई ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप गूगल नाम की चीज़ है, वहाँ से गूगल कर लो यार, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, वहाँ से आप ढूंढ लो, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अब बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सामने वाले के पास ऑप्शन होता है, लेकिन जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सामने वाले के पास ऑप्शन है। तो इसका एक जो डेफिनेशन है वो 2I है, सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बताता है, यानी 2H जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बताता है, सेक्शन 2H, और 2I जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। तो ये कह रहा है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन एंड मोर पार्टी बट देयर इज़ अ नो ऑप्शन टू अदर पार्टी। दूसरे पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं इसको हाईलाइटर ही कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। के एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ ऑप्शन फॉर वन पार्टी देयर नॉट द ऑप्शन, देयर नॉट बी ऑप्शन कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे मैं कह सकता हूँ, सपोज करो कोई आया और मेरे कनपट्टी पे गन रख के कहता है कि चल भाई ये प्रॉपर्टी पे साइन कर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी पे साइन कर, तो इसका मतलब ये है अब मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, कि मैं उसे साइन करूँ या ना करूँ, लेकिन सामने वाले का नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सा भी ना बोला
तो भाई साहब वो तो ठोक देगा पूरा। ठीक है, तो उस केस में मैं तो साइन कर दूंगा। अब साइन कर दिया तो अब वहाँ पर कोर्ट में जाऊँगा तो मैं ये थोड़ी, अभी यहाँ पर भी देखो लॉजिक ही वाली बात समझा रहा हूँ मैं आपको, कि सपोज करो आपने वहाँ पे साइन कर दिया, उस पर साइन हो गया या आपने अंगूठा लगा दिया, तो वहाँ तो माना जाएगा कि भाई चलो इस बंदे ने अपनी सहमति से दिया है ना। बट सामने वाले ने कहाँ देखा है कि भाई उसने गन पॉइंट पे मुझे रखा है। हाँ, अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ, ठीक है, और कोर्ट में ये बता देता हूँ कि सर इसने मेरे पे गन रख के ये साइन करवाया है, तो उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से इस बात को समझना है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वो मतलब है जिसमें ऑप्शन सामने वाले पास होता है कि हाँ बोले या ना बोले। अगर ना बोलता है तो ठाएं, और अगर हाँ बोलता है तो कम से कम बच तो जाएगा, बाद में कोर्ट में गवाही दे दियो कि भाई इसने मेरे से ऐसे ऐसे किया। तो इस केस में हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बोला दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट और होता है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही मेंशन था जब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा था, और एक है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टी जहाँ पे स्पोकन या रिटर्न टर्म में होता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का। यानी हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अब वॉइडेबल की बात है, कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, और रिटर्न में भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि रिटर्न की ज़्यादा मान्यता होती है क्योंकि आप उसे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन वर्बली तो हो नहीं सकती ना। तो कहीं ना कहीं वर्बली का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रूफ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम एक तरह से बोल के और लिख कर सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिटर्न में एक तरह से या वर्बली। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप एक डीटीसी बस में जा रहे हैं और बस रुकी, अब आपको पता है कि आपको कौन से बस में जाना है, तो आप उसी बस में घुसोगे और आप जैसे ही टिकट को लोगे, अब वो थोड़े बोलेगा कि जैसे आप 10 रुपये की टिकट ली, सर 10 की टिकट देना, तो कंडक्टर थोड़ी बोलेगा आओ जी हमारे बीच अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम आपको घर तक छोड़ेंगे जहाँ तक आपने ये टिकट ली है, ये ऐसे थोड़े बोले। वो टिकट दे देगा, टिकट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट वहीं हो गया कि ये बंदा मेरे को बीच रास्ते में नहीं उतार सकता जहाँ तक की टिकट वैलिड है, मैं वहीं पे उतरूँगा जहाँ तक ये टिकट वैलिड है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो सीट पे बैठ भी सकता हूँ क्योंकि मैंने टिकट लिया, टिकट पे कहीं थोड़ी लिखा था कि भाई खड़े होकर जाएगा या बैठ। अगर आपको सीट मिलती है आप सीट पे बैठ सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं बोल सकते कंडक्टर भाई मैं सीट पे बैठ जाऊँ क्या। भाई अगर तू सफ़र कर रहा है तो अब वही वाली चीज़, अगर सिचुएशन है बैठने की तो बैठ जा, वरना खड़े होकर जा सकता है और तेरे को कोई उतारेगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपने टिकट वहाँ तक के लिए रखी जहाँ को आपको सफ़र करना है। तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि अपने आप ही। ठीक है ना, इसमें कोई स्पोकन और रिटर्न यानी बोलकर और लिखकर कोई कॉन्ट्रैक्ट जाहिर नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद और भी था ऊपर एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दोनों पार्टी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन फुलफिल कर ले, यानी दोनों पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दे। जैसे मैं कहूँ ए और ये हो गया बी, ये ए है और ये बी है। अब ए बी जो है दोनों मिलकर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ए ने कहा मैं तेरे को ये कार दे रहा हूँ और तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो उसने उसे कार भी दे दिया और इसने इसे 1 लाख रुपए दे दिया। तो यानी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया, दोनों की जो ऑब्लिगेशन थी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई क्योंकि इसने इसे कार दे दिया, इसने इसे पैसे दे दिए। तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी में किसी एक बंदे ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। जैसे सपोज करो ए ने बी को कार दे दिया लेकिन इसने अभी तक इसे पैसे नहीं दिए, तो इसमें कह रहा है वन साइड एग्जीक्यूटरी में व्हेन बोथ पार्टीज स्टिल मतलब अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ए एग्री टू सेल अ रेडियो सेट टू बी 200, बी पे प्राइस इन एडवांस। ठीक है ना, बी ने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, बट ए ने अभी तक डिलीवर नहीं किया रेडियो को। यानी एक ने तो अपनी ऑब्लिगेशन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फुलफिल कर दी लेकिन दूसरे वाले ने अभी तक पे नहीं किया, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
तो खैर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो टॉपिक ख़त्म होता है। देखो क्या होता है, यूनिट में हम चैप्टर चैप्टर वाइज करें, वो चैप्टर ऊपर ख़त्म हो गया, ये दूसरा चैप्टर कह सकते हैं जो आपके यूनिट्स में मेंशन है, ठीक है ना। तो अगली क्लास जो होगी वो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बात होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, आज आप ये वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं इसमें एंड वीडियो में इसे, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।